जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर इस बड़े एपिसोड को हम छोटे छोटे क्लिप्स में कट करके आपके सामने लाते हैं, ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें और उस छोटी क्लिप्स और छोटे शॉर्ट्स को देख के बार बार अपने आप को याद दिला सकें कि क्या ऐसी चीज़ें जो आपको लाइफ में चेंज करनी है टू लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। एंजॉय द शो। फर्स्ट मुझे ये बताओ कि हार्ट अटैक होता क्या है, होता कैसे है? देखिए, हार्ट जो है ये पूरे बॉडी को ब्लड देता है और वो ब्लड से ऑक्सीजन मिलती है, पूरी बॉडी जिंदा रहता है। हार्ट के मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उससे पंप करके पूरे बॉडी को मिलता है, उसको भी ब्लड चाहिए, तो उसके लिए 3 ट्यूब हार्ट को मिलता है। इनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, जैसे बच्चों पेंसिल से लिखते हैं उतने पतले ट्यूब होते हैं। इनके अंदर चर्बी जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड फैट जम जाती है और वो ट्यूब को चोक करने लगता है। जब वो चोक होने लगता है तो आपको अब जैसे अगर कोई आज सीटी स्कैन जाके अगर करवा देता है, क्या बोलते हैं, कोरोनरी स्कैन, सीटी कोरोनरी स्कैन, अगर कोई ये करवाता है और उसको पता चलता है कि मेरे पास 20%, 30%, 50% जो भी ब्लॉकेज है, राइट, तो उसके बाद क्या वो ब्लॉकेज वापस कम हो सकता है? यस। हम लोग ने बेसिकली, आपको बता दूं, हार्ट की बीमारी और दूसरी बीमारी में एक मेजर डिफरेंस है। हार्ट की बीमारी एक कारण से नहीं होता है, 14 कारण है। इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल। ओके। जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, खाने में स्मोकिंग, ओवरवेट, तो इस तरह के बहुत सारे कारण हैं। तो ये इसमें से सारे रहने जरूरी नहीं है, 2-4 भी रहे तो ब्लॉकेज बढ़ती जाती है। तो क्या होते हैं 14 कारण? अब तो 14 में से एक तो पहले कोलेस्ट्रॉल है जो फैट है खून में, और दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल होती है नॉनवेज फूड में और दूध में, मतलब एनिमल फूड में। प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। आप देखेंगे तेल कंपनी लिखता है कोलेस्ट्रॉल फ्री, तेल इज फ्रॉम प्लांट, तो वो लोग ये नहीं लिखते 100% ट्राइग्लिसराइड, वो लिखते हैं इट इज कोलेस्ट्रॉल फ्री। अच्छा, लोगों को ट्राइग्लिसराइड का नाम नहीं मालूम, वो कोलेस्ट्रॉल जानता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फिर तो ये सेफ हो गया अपने लिए, हेल्दी है ये। और इसको ये नहीं मालूम ये 100% ट्राइग्लिसराइड है। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट उसमें उसका कंटेंट लिखे 100% ट्राइग्लिसराइड, वो जानते हैं दवाई, वो वाली भी तेल वाली कंपनी की, मैं लिख दूं 100% ट्राइग्लिसराइड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड। एग्जैक्टली। तो ट्राइग्लिसराइड की बात ही नहीं बताते। तेल इज ट्राइग्लिसराइड। क्या होता है ट्राइग्लिसराइड? तेल। जितने तेल है, जितने भी सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, घी, ये सारे है ट्राइग्लिसराइड। तो हम लोग ने इसके लिए कुकिंग मेथड्स डेवलप किए हैं, 1000 रेसिपीज बनाए हैं विदाउट ऑयल। एक भी बूंद ऑयल नहीं ऐड होगा। एक्चुअली ऑयल इज अ आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, गॉड ने नहीं बनाया था। हम लोग सब चीज को एक्सट्रैक्ट कर करके तेल बना के खा रहे। एक जमाना था जब हम लोग तेल पचा भी लेते थे, 10 किलोमीटर पैदल जाते थे, गांव से दूसरे गांव एक आते भी थे, हल भी चलाते थे, तब घी वी सब पच जाता था। अब हमने मेहनत सारी खत्म कर दी, वो तेल अंदर जमते जा रहा, हार्ट के पेशेंट्स ऐसे बढ़ते जा रहे। तो बेसिक जो डिपॉजिट आइटम है वो है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। ये लोग कन्वर्ट होता है एलडीएल में और वो डिपॉजिट होती है। अब उनको मदद कौन कौन करता है ना, हाई ब्लड प्रेशर मदद करता है, शुगर मदद करता है, स्मोकिंग, अल्कोहल मदद करता है, उसके संग मोटापा मदद करता है और तनाव मदद करता है, स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस। ये हो गई हार्ट को, मतलब एक आदमी को 60 साल में हार्ट की बीमारी होनी थी, ब्लॉकेज होनी थी 80%, अगर उसको डायबिटीज रहेगा तो 55 में हो जाएगा, अगर उसको ब्लड प्रेशर रहेगा तो उसका 50 में हो जाएगा, अगर स्मोक करता है तो और भी कम एज में हो जाएगा। मतलब दीज आर ऑल एडिटिव इफेक्ट। तो ये 7-8 तो ये हो गए। फिर खाने में कितनी तेल खाते हो, कितने नॉनवेज खाते हो, कितना फ्रूट्स कम खाते हो, कितना वॉक नहीं करते हो, कितना एक्सरसाइज नहीं करते हो, ये सारा मिला के हार्ट की बीमारी है। तो ये क्या हो गया, मेडिकल साइंस में मैं यही लोगों को बोलता हूँ, मेडिकल साइंस रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहा है, स्पेशली हार्ट के मामले में, कि ये बीमारी के जड़ को देखना ही नहीं चाहते। वो बोलते हैं जड़ रहेगा, हमारे प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑपरेशन करने के लिए बैठे हैं, हम इमरजेंसी हैंडल करने में। 3 तरह के कार्डियोलॉजिस्ट होने लगे। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट का केयर। वो बोलते हैं केयर में मेरे को लाइफस्टाइल, खाना पीना वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो इमरजेंसी में हम आईसीयू में भर्ती करने के लिए तैयार बैठे हैं, एक ब्लॉकेज 80-90 हो गई तो मैं बाईपास कर दूंगा, एक बोलता है मैं स्टेंट लगा दूंगा। तो ये तीनों को मैं बोलता हूँ ये आर्टिफिशियल कार्डियोलॉजिस्ट एक ब्रांच हो गया इनका।
असली काम कोई कर ही नहीं रहा है और हार्ट के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। मैं ऑलरेडी, मेरे को थोड़े से गूज़बम्स आ रहे हैं कि क्या बात कर रहे हो आप, मैंने कभी नहीं सुना। इट्स सो एंड इट्स हार्ट फैक्ट। आप सोचो 30% डेथ्स इंडिया के इससे होती है, हार्ट से, और कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। हार्ट की बीमारी से हर 10 सेकेंड में एक आदमी मर रहा है, हर 10 सेकेंड में एक आदमी मर रहा है। नोबडी हैज अ क्यों हार्ट अटैक हो रहा है, क्यों, क्या करना चाहिए इसके लिए, कोई नहीं समझाना चाहता है। हर 10 सेकंड में किसी को हार्ट की बीमारी हो रही है? नहीं, मर रहे हैं एक आदमी, हर 10 सेकेंड में मर रहे हैं। इंडिया में 35 लाख पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक्स एवरी ईयर। 35 लाख एक साल में, तो एक दिन में बनता है 9,000 और 10 सेकेंड में बनता है एक। तो हर 10 सेकेंड में एक आदमी मर रहा है और उसको कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी नंबर्स है। Yes, good morning, everybody. Welcome to all of you in today's our amazing Morning, workshop. sir. Good morning, sir. Suprabhatam. Sorry, everybody. Welcome all of you in our amazing today's session. और आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो है अमेजिंग। और वहाँ पर हम सब लोग हमारे मेन जो पार्ट है हमारा बॉडी का, है ना, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, कौन सा पार्ट है हमारा मेन, कोई बताएगा? विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी? अगर कोई जानता है और किसी को पता है कि हमारे बॉडी का मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? यस, चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं जो लिख रहे हैं हार्ट। यस, दैट्स द राइट, है ना। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा और सबसे अहम जो ऑर्गन है वो है हार्ट, और उसके बारे में भारत, यस, बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए जुड़े हुए हैं कि हम अपने हार्ट को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, या तो फिर कौन कौन से प्रॉब्लम्स हार्ट की वजह से, हार्ट के रिगार्डिंग हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो वेरी फर्स्ट टाइम्स ये हार्ट के सेशन के अंदर जुड़े रहेंगे। वेरी फर्स्ट टाइम वो ऐसा सेशन अटेंड करें। तो मैं क्या जान सकता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ऐसे हैं जो ये सेशन हार्ट हेल्थ का जो हमारा वर्कशॉप है वो अटेंड कर रहे हैं? कैन यू रेज योर हैंड, और आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो फर्स्ट टाइम। यस, हमारे साथ है बहुत सारे लोग। बिलवा बिलवा शाह है हमारे साथ जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ है, और राम सिंह जी हैं जो फर्स्ट टाइम है, और कोई है साथ जो फर्स्ट टाइम, तिवारी, TN तिवारी। यस, मैं फर्स्ट टाइम। अंचल कुमार, ओके, अंचल कुमार जी फर्स्ट टाइम से। और कोई फर्स्ट टाइमर्स अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पहली बार, यस, जयश्री जी है जो हमारा ये सेशंस पहली बार अटेंड कर रहे हैं। और कोई ऐसा शख्स हो जो फर्स्ट टाइमर्स हो हमारे सेशंस के अंदर? ओके, दैट्स ग्रेट। तो ओके, विनीता संघवी जी है। यस, विनीता, तो आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के हमारे हार्ट हेल्थ के वर्कशॉप के अंदर। वहाँ पर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज देने वाले हैं और शेयर करने वाले हैं। सेकंड चीज, कितने लोग ऐसे हैं जो खुद को हार्ट इश्यूज है, हार्ट की बीमारी, हार्ट रिलेटेड चैलेंजेस है, और यहाँ पर बैठे हुए, मे आई नो, यहाँ पर बैठे हुए कोई ऐसे हैं जिनको कोई हार्ट इश्यूज या हार्ट बीमारी, हार्ट की तकलीफें
छी या अभी है, ऐसे कोई है, देन यू हैव टू राइट चैट बॉक्स। इन चैट बॉक्स आपको चैट बॉक्स में लिखना है, सुनीता जैन जी हैं जिनको हार्ट का कोई ना कोई इश्यू है, खुद का कोई हार्ट का इश्यू, और यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे पहले था, ओके दीपा जी ने, बहुत बढ़िया। और कोई जिनको पहले था या अभी करंट सिचुएशन में है, मुझे बीपी था, ओके मैं ग्रेट। और फर्स्ट टाइम हियर बिमल प्रजापति, यस बिमल जी वेलकम, हमारे आज के वर्कशॉप में आपका स्वागत है। और कोई ऐसा जिसको किसी न किसी हार्ट डिजीज, कोई ना कोई हार्ट डिजीज है और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, तो आपको चैट बॉक्स में जाके आपका नाम लिखना है, मी लिख सकते हो, आपका हार्ट का जो भी प्रॉब्लम है वो लिख सकते हो, कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हो जहाँ पर हमें पता चले यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि दो तरीके के लोग लगते हैं। सबसे पहले तरीके के लोग ऐसे हैं जो खुद के बारे में सोचते हैं और खुद को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जानना चाहते हैं कि मुझे जो इश्यूज है उसमें से किस तरीके से बाहर आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकते हैं, वो सारा चीज के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए, राइट। और दूसरे तरीके के लोग ऐसे रहेंगे जो खुद के लिए नहीं लेकिन दूसरों का भी सोचते हैं, और उनके लिए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यस, Vivo V2146, काइंडली रीनेम। हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका नाम चेंज कर दीजिए, हमें पता नहीं चलेगा। और आपने लिखा है आपका कोलेस्ट्रॉल 190 है, ओके ग्रेट। तो ऐसे कितने लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि जो जिसको खुद को नहीं है लेकिन अपनी मदर को, फादर को, फैमिली में कोई है जिसको कोलेस्ट्रॉल है, और उनके लिए जो है वो जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए आए हुए हैं ना। वो चाहते हैं कि हमें भी इंफॉर्मेशन मिले ताकि हम उनको इंफॉर्मेशन शेयर करें और उनकी हेल्थ के लिए भी हम सोच सकें। ऐसे कोई हस्बैंड को पहले कोलेस्ट्रॉल था, ओके स्नेहा जी लिख रहे हैं, ओके ग्रेट। और कोई जो खुद के लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए, यस एवं तेरी मदर के लिए है, टी एन तिवारी, ओके ग्रेट टी एन तिवारी जी। ये सारे लोग ऐसे हैं जो परोक्ष, मतलब खुद के लिए नहीं लेकिन अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए कोई ना कोई है जिनकी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, और आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर है तो डेफिनेटली चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, आज मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूंगा, और साथ साथ में आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ ना कुछ सवाल रहेंगे, और वो सवाल आप डेफिनेटली, मैं ट्राई करूंगा कि ये सेशंस के थ्रू उसका आंसर आपको मिल पाए। अच्छा, पापा को अटैक आया था और नहीं, ओके 4 महीने पहले भाई को अटैक आया था और बाईपास करवाया अभी, ओके। वतन माटे हेल्थ सारी थाई ने, ओके। राहुल भाई ने लिखा हुआ है मदर के लिए, ओके ग्रेट, है ना। तो हमें यहाँ समझना है कि अगर हमारे फैमिली में, माय वाइफ कोलेस्ट्रॉल अबाउट 100, ओके, हमारे यहाँ पर हमारे परिवार में जो कोई भी 50+ है, उनके हार्ट का ख्याल रखना हमारी जिम्मे। अभी कोई सिचुएशन नहीं है, नो प्रॉब्लम, दैट्स नॉट एन इश्यू। लेकिन आने वाले समय में कुछ भी दिक्कत न हो, तकलीफें न हो, उसके लिए डेफिनेटली हमें आज से जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके हम उनकी हेल्थ को अच्छा कर पाएंगे, राइट। तो शुरू करते हैं आज का हमारा हार्ट हेल्थ वर्कशॉप। और शुरू करने से पहले मैं खुद के बारे में थोड़ा बहुत आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा नाम चिंतन ठक्कर है, और बाय प्रोफेशन मैं फार्मासिस्ट हूँ, और कुछ रिसर्च कंपनी में मैं जॉब कर रहा था। 2 साल मैंने जॉब किया हुआ है, और वहाँ पर रिसर्च में बहुत सारी चीजें सामने आई थी, मैंने देखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट
भी देखा हुआ है, मैंने किया नहीं है लेकिन देखा हुआ है डेफिनेटली। और वही चलते हमें, मुझे ऐसा फील हुआ कि डेफिनेटली आई हैव टू फाइंड अ न्यू वे टू लिव अ लाइफ। मेडिसिन इज नॉट अ ऑप्शन, है ना, मेडिसिन ही एक ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा भी कुछ रास्ते हैं जो मुझे मिले, और उसके चलते मैं और हमारी फैमिली पूरी हेल्दी हो रहे हैं। और यस, आज जो वर्कशॉप है वो हार्ट हेल्थ के ऊपर है। एंड जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मुझे डिग्री मिली, तब हमें ऐसा ही लगता था कि दवाइयाँ जो है दिस इज द बेस्ट थिंग, एंड इसी से लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, और सर्टिफिकेट भी पाया हुआ है। एंड फिर पता चला कि हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए दवाइयों की नहीं लेकिन अच्छे खुराक की जरूरत है। तो हम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन से भी सर्टिफाइड है। पता चला कि वही न्यूट्रिशन जो अपने बॉडी को चला रहा है, अगर हम वो खाने के थ्रू रहेंगे तो डेफिनेटली अपनी हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और ये सेंसर सर्टिफाइड है, और ये फर्स्ट है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहाँ पर प्रमाणित प्रमाण हमें मिला हुआ है, सर्टिफाइड है उसके थ्रू भी। और आज हम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी हेल्थ में हम खाने के थ्रू, अपने फूड के थ्रू हम बदलाव ला सकते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा ये सेशन के थ्रू कि मैं पूरे हार्ट का जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। और मुझे जितना, मैं जितना कर पाऊंगा डेफिनेटली 100% मैं देना ट्राई करूंगा। और आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा आप चैट बॉक्स में डेफिनेटली साथ साथ में लिखते रहिएगा, तो मैं ट्राई करूंगा कि सेशंस के थ्रू आपके सवालों का आंसर मैं कवर कर पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, मेरे सामने चैट बॉक्स भी अवेलेबल है, और मैं चैट बॉक्स भी पढ़ रहा हूँ। तो आपका जो भी सवाल है डेफिनेटली चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, राइट। तो सबसे पहला तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज द हार्ट, हार्ट होता क्या है और किस चीज से बना होता है, ठीक है। हार्ट का काम यही है, हार्ट हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है, और वो पूरे बॉडी के अंदर, हमारा पूरा जो बॉडी रहता है उसके अंदर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू पहुंचाने का काम जो है ये हमारा जो हार्ट है वो करता है ना। तो बहुत ही अहमियत है ये हार्ट की, इम्पोर्टेंस है। अगर हम सोचे एक सेकंड या उससे ज्यादा अगर ये हमारा हार्ट जो बन रहा तो हमारी हालत क्या हो सकती, ठीक है। अगर हमें सांसें नहीं मिलती तो क्या होता है हमारे साथ, हम क्या फील करते हैं, वो सारी चीज हम जानते हैं, है ना। तो हमारा हार्ट जो है वो पूरा 1 लाख बार ये पंपिंग करता है, जो बीट्स उसके रहते हैं वो 1 लाख प्लस रहते हैं पर डे, एक दिन के अंदर सोचिए। और उसके थ्रू वो 5 to 6 क्वार्टर्स के अंदर ब्लड जो है ईच टाइम वो सेंड करता है, राइट। हर बार वो 5 to 6 क्वार्टर्स में ब्लड जो है वो पूरे बॉडी के अंदर जो है वो ये करता है, ठीक है। और ये हार्ट की कैसे बना होता है, तो उसके अंदर 3 लेयर्स के टिश्यूज होते हैं, और 4 चैम्बर्स होती है, 4, उसका मैं आपको दिखाऊंगा अभी, है ना। 4 भाग रहते हैं, उसके अंदर वाल्व्स रहते हैं जो ब्लड के फ्लो को आने जाने के लिए ब्लॉक बंद करने और ओपन करने के लिए रहते हैं, उसको वाल्व बोलते हैं, तो वाल्व है। एंड कनेक्टिव टिश्यूज है जो डेफिनेटली मैं आपको शो करूंगा। और ये 3 लेयर जो है वो एंडोकार्डियम है, मायोकार्डियम है एंड पेरिकार्डियम, ये 3 लेयर जो है ये हमारे हार्ट का है। और एंडोकार्डियम जो इनर हार्ट के अंदर सबसे पहला जो लेयर, सॉरी, हार्ट के अंदर जो सबसे पहला लेयर रहता है वो है एंडोकार्डियम, ठीक है। एंड उसके साथ वाल अटैच रहता है, सारे वाल्स जो रहते हैं वो एंडोकार्डियम के थ्रू अटैच रहते हैं। मायोकार्डियम रहता है जो बीच का लेयर रहता है, थोड़ा थिक लेयर रहता है, मसल्स
होते हैं, और वो कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन को अलाउ करता है, क्योंकि हार्ट को जब पंपिंग करना रहता है तो उसके लिए ये सेकंड लेयर जो है वो हेल्प करता है, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम, दैट्स सराउंड हार्ट के आसपास का जो लेयर रहता है, ये रहता है, एंड वो बाहर की जगह पर ये जगह रोकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, मैं आपको शो कर रहा हूँ कि हमारा जो हार्ट है वो पंपिंग कैसे करता है और ब्लड का फ्लो जो रहता है वो किस तरीके से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हार्ट जो है, ओके देखो ये पंपिंग कर रहा है, ठीक है। तो वाल ऐसे ऐसे उस तरीके के जैसे हमने नल नल देखा होगा, या वहां पर कहीं पर भी वाल लगाया होगा, ऐसे वाल नहीं होते यहाँ पर, ऐसे अपने ही लेयर के बने हुए वाल रहते हैं। मैं ऑडिबल कंप्लीट? एनी इश्यू फ्रॉम माय साइड, कंप्यूटर टीम? Yes, sir. Perfect. ओके, लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। तो देखो यहाँ पर 4 चैम्बर बताया गया है ना, तो ये फर्स्ट चैम्बर है, नीचे वाला सेकंड, ये वाला थर्ड, एंड ये फोर्थ चैम्बर, राइट। तो हमारा ब्लड जो है, जो अपर पार्ट रहता है उसको एट्रियम बोलते हैं, राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है। और नीचे वाला जो चैम्बर रहता है जिसको वेंट्रिकल बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है, ठीक है। तो बहुत सारी बार आपने देखा होगा जब कार्डियोग्राम हम निकालते हैं तो वहां पर RA, LA, RV, LV ऐसा कुछ लिख के डॉक्टर को दिखाया जाता है, हमें उस साइंस में पता नहीं चलता, और फिर डॉक्टर देख के बताता है कि नहीं आपको ओके है, या एनी यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये क्या शो करता है कि ये जो पूरा ब्लड का फ्लो रहता है, जैसे ये समझना है सबसे पहले तो हमारे राइट हैंड साइड पर जो ब्लड आता है, तो हमारी बॉडी जो रहती है पूरा, है ना, वो पूरे बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है, जहां से ऑक्सीजन पूरे बॉडी में चला गया, और उसके बिना का जो ब्लड रहता है वो हमारे फर्स्ट चैम्बर में यहाँ पर राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में से वो आता है हमारे सेकंड पार्ट में, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर आता है, ठीक है, नीचे आता है। अब नीचे यहाँ से कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर जाता है ना। राइट लंग्स यहाँ पर दिखाया गया है, ये राइट लंग्स के अंदर जाता है, यहाँ पर लेफ्ट लंग्स के अंदर जाता है। तो सबसे पहले पूरे बॉडी का ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में आता है, और ये हार्ट जो है उसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए फिर से भेजती है हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स में से जैसे ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके आता है, ऑक्सीजन उसमें भर के आता है, तो यहाँ पर आता है ये जो पार्ट दिखाई दिया, ठीक है। यहां से ऑक्सीजनेटेड जो है वो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट हैंड साइड हमारी यहाँ पर आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है वो। ये जो वाल है, ये वाल के थ्रू हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है। यहाँ से जैसे ही प्रेशर मिलता है, ये वाल है ना, ये दिख रहा है ना, ये वाल है। ये वाल जब क्लोज हो जाता है, ब्लड नहीं जाता वापिस, आगे ही जाता है, ठीक है। ऐसे वाल इस तरीके से काम करते हैं, है ना। चारों वाल देखो एक साथ बंद हो रहे हैं, तो जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन हुआ, ब्लड पूरा वाल ओपन होके जाएगा, जैसे ही रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन पर ये वाल बंद हो जाएंगे और पूरा जो है वो भर जाएगा ब्लड से, ठीक है। यहाँ पर राइट हैंड साइड जो रहेगा वो इम्प्योर ब्लड रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा जो प्योर ब्लड रहेगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। और यहीं से चलते ये ऊपर वाली जो वेन्स रहती है, ये वाली जिसको आइट्रियम बोलते हैं, आगे हम देखेंगे, ठीक है। उसके थ्रू ये पूरा ब्लड जो है अपने बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। ओके, तो ये हुआ हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर, जहां पर हमारा ब्लड आता है और ब्लड जाता है।
तो बेसिक चीजें क्या क्या हो सकती है, वो ये बेसिक चीजें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि हमें भी पता चले कि अगर हमें कुछ भी दिक्कतें हो रही है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से, तो कहाँ कहाँ हमें फोकस करना चाहिए, है ना। तो ये समझ में आना चाहिए कि अगर हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो क्या क्या हो सकता है। ये वाल में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हमारी आर्टरी में प्रॉब्लम हो सकता है, हमारी ये वॉल जो है, इनर वॉल, मिडल वॉल और ये आउटर वॉल, यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं। ये फाइबर्स है, अगर हमारा हार्ट अच्छे से वर्क नहीं करता तो यहाँ पर जो फाइबर्स दिखाए गए हैं, जो हमारे मसल्स है, ये हार्ट पूरा जो है वो मसल से बना हुआ होता है। तो ये पंपिंग करने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने के लिए जो हमारे मसल्स चाहिए वो सही नहीं है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू कैन अंडरस्टैंड इफ यू हैव एन बेसिक नॉलेज। ठीक है, ये आपको पता होता हो गया होगा तो आप डेफिनेटली आपको पता। तो अगर अपना ब्लड फ्लो इनफ नहीं जा रहा है तो देयर इज सम इश्यू इन मसल्स, ओके, तो वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अच्छे से नहीं हो पाता, राइट। तो ये हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि कौन कौन से हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट इश्यू, है ना। तो उसमें से सबसे पहला मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है, सबसे पहला जो ऐसा है कि चाइल्ड बर्थ, है ना, उसके थ्रू आ गया तो आ गया, अदरवाइज ये होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, जिसको कॉग्निटल हार्ट डिजीज भी बोला जाता है। ये कॉग्निटल हार्ट डिजीज के अंदर सबसे पहला सेपटल डिफेक्ट्स है, जहां पर होल इन द हार्ट, हमने सुना होगा कि बच्चा जन्मा तब उसके हार्ट के अंदर छेद था। हार्ट के अंदर छेद, तो उसकी चेम्बर जो रहती है, जो चार मैंने चेम्बर्स बताई, है ना, उसके अंदर होल होने की पॉसिबिलिटी बाय बर्थ होने की हो सकती है। कई बार ये देखने को मिलता है कि ये होल जो है वो बहुत 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 माइनर होता है, जो बर्थ के टाइम डिटेक्ट नहीं हो पाता, या डिटेक्ट होता है फिर भी शायद डॉक्टर्स इसीलिए नहीं बताते कि एट द एज जैसे ये ग्रो होगा, दो पॉसिबिलिटीज रहती है, या तो ये छेद भर जाएगा, खत्म हो जाएगा, या तो ये छेद बड़ा होगा। दो पॉसिबिलिटीज रहती। जब छेद बड़ा होता है, दिक्कत होती है, तब डॉक्टर्स उसका सर्जरी वगैरह जो भी सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से करना रहता है। इसीलिए ये आफ्टर सर्टेन एज, 5 इयर्स 10 इयर्स के बाद जो है ये डिटेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। सम केसेस ये बड़ा होता है, जब बर्थ के टाइम ही बड़ा होल होता है तो डॉक्टर्स वहीं पर शो भी कर देते हैं, और अगर पॉसिबल होता है तो सर्जरी भी वहां पर पॉसिबल होती है, तो वो डॉक्टर डिसीजन लेते हैं। सेकंड जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन डिफेक्ट्स रहते हैं, जहां पर जो हमारी चैम्बर्स रहती है जिसमें ब्लड फ्लो मैंने बताया उस तरीके से वो पार्शियल ब्लॉक होता है, या मतलब जो फ्लो जाना चाहिए उस तरीके से नहीं जा पाता, या टोटली ब्लॉकेज रहता है। तो ब्लड का फ्लो सही से पास आउट नहीं होता, ये पॉसिबिलिटी होती है। एंड थर्ड इज साइनोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, और ये डिजीज के अंदर ऑक्सीजन का शॉर्टेज रहता है। ऑक्सीजन का शॉर्टेज, जैसे हार्ट का मैंने बताया कि राइट हैंड साइड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो लंग्स के अंदर जाता है, और लंग्स की कैपेसिटी के अनुसार वो ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर डाल देता है। वो कैपेसिटी कम होने की वजह से ऑक्सीजन जो है, जो वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे लेफ्ट चैम्बर्स के अंदर, वो कम ऑक्सीजन वाला आता है। तो शुरू शुरू में पता नहीं चलता, जैसे बड़ा होता है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, ब्रीदिंग शॉर्ट होना, ये सारे इश्यूज वहां पर आते हैं, और तब जाके पता चलता है कि सम हार्ट इश्यूज आर देयर। ओके, तो ये कॉग्निटल जो हार्ट डिजीज है वो ज्यादातर बर्थ के टाइम ही देखने को मिलते हैं, या फिर आफ्टर बर्थ 5 to 10 years के बीच में ये डेवलप होते तो है, लेकिन ये डेवलप होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बढ़ती है। अगर ये दौरान हमने ख्याल रखा तो डेफिनेटली बेनिफिट्स जो है वो मिल सकते हैं। ओके, सेकंड जो है वो है अरिथमिया। तो नाम से ही पता चलता है, रिदम रिदम में नहीं है ऐसा, अरिदमिया। ओके, अरिदमिया।
तो जहां पर हमारा जो हार्ट है वो एक रिदम से पंपिंग करता है। जैसे आप अपनी वेन को टच करोगे या फिर हार्ट पर हाथ रखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो बीट्स है वो रेगुलर है एंड कंटिन्यूअस है। ठीक है, एक एक ही डायरेक्शन में एक ही समय, उसका टाइमिंग जो है वो बहुत सही है, और एक पैटर्न में एक रिदम में जो है वो पंप कर रहा है। ठीक है, लेकिन अरिथमिया में क्या होता है, ये रिदम नहीं होती, या तो वो बहुत फास्ट हो जाता है या फिर बहुत स्लो हो जाता है, या इरेगुलर, फास्ट कभी धीमा कभी फास्ट कभी स्लो, ऐसा। ठीक है, जहां पर उसके सिम्टम्स में पल्पिटेशन होता है, डेजीनेस रहता है, ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टीज फील होती है, कई बार मूर्छा भी आ जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटी जो है वो वहां पर बढ़ जाती है। और उसके टाइप्स डिफरेंट, अरिथमिया के टाइप्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। जैसे सबसे पहला देखा जाए टैकीकार्डिया, ये टैकीकार्डिया में ब्रीदिंग जो है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, आपका ब्रीदिंग जो है वो फास्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। फिर ब्रेडिकार्डिया है, जहां पर आपके ब्रीदिंग जो है, आपके हार्ट बीट्स जो है वो बहुत स्लो हो जाते हैं। जैसे 72 हमारे हार्ट बीट्स नॉर्मली होने चाहिए, तो फास्ट में वो 100+ चले जाते हैं, और स्लो के अंदर वो बिलो 60 को स्लो माना जाता है, तो बिलो 60 हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। और बहुत सारी बार एबनॉर्मल हो जाते हैं, मतलब कई कबार 50 से डायरेक्ट 100 पहुंच जाते हैं, जिसको फिब्रिलिएशन कहा जाता है, जहां पर हार्ट बीट जो रहते हैं वो बहुत 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 इरेगुलर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये होने का रीजंस क्या है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस, मतलब जो सिग्नल्स मिलते हैं हार्ट को ब्रीदिंग के लिए, बीट्स के लिए, हार्ट बीट्स के लिए, वो अच्छे से सिग्नल्स नहीं मिलते, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस अच्छे से नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो या तो बहुत ज्यादा हो जाता है, फास्ट हो जाता है, या तो फिर वो बहुत ही कम हो जाता है। और इरेगुलर हार्ट बीट्स का जो है वो ज्यादातर लोगों में फील होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो अरिथमिया में होता है, और ये अरिथमिया जो है वो हार्ट को भी डैमेज कर सकती है, हार्ट को वीक भी बना सकती है, और उसको हमें सीरियसली लेना है और उसको भी ट्रीट करना है। ठीक है, क्योंकि कई बार ये रेगुलर नहीं होने की वजह से, मतलब कई कबार हमारे हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, कई कबार स्लो हो जाते हैं, तो उस पर हम फोकस ज्यादा नहीं करते, बिकॉज देर इज नॉट केजिंग एनी प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हमारे बॉडी में क्रिएट नहीं करता, जिसकी वजह से हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, हमें या हमारे फैमिली में किसी को भी हो रहा है तो हमें वहां पर ख्याल रखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एंजीना। एंजीना के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जहां पर जब हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस की शुरुआत होती है, छोटा मोटा ब्लॉकेज होता है, पूरा नहीं ब्लॉकेज हो जाता है, या फिर वो ब्लॉकेज ऐसा है जो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट नहीं हो रहा, उस दौरान हमारे चेस्ट में पेन होता है, हम डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, हमारी चेस्ट टाइट फील होती है, हैवीपन हमें फील होता है, तो वो चीज एंजाइना कहा जाता है। वहां पर ऑक्सीजन जो है वो अपने हार्ट में इनफ अमाउंट में नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से हमारा चेस्ट जो है वो पेन करने लगता है, और वो तुरंत ही सब्स्टिट्यूट भी हो जाता है। लेकिन अगर ये अंजाइना लंबे अरसे तक चला तो सीरियस हार्ट इश्यूज भी होने की पॉसिबिलिटी वहां पर बढ़ जाती है। ओके, और फोर्थ वन है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जो मैंने आगे बताया था कि जो मेन जो वेन्स है जिसके थ्रू हमारा बॉडी में पूरा ब्लड
सॉरी, जो ये जो मेन वेन मैंने बताई थी हार्ट की, है ना, ऊपर वो 3 बड़ी वाली, जिसको हम कोरोनरी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और ये कोरोनरी आर्टरी जो है वो डैमेज होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्लेक के स्वरूप में, और स्किन का अपर लेयर, वेन का जो अपर लेयर रहता है वो रप्चर करके बाहर आ जाता है। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, देखा है आपने यहाँ पर, ये स्किन का लेयर है ना, ये वेन का इनर लेयर है। और ये इनर लेयर जब रप्चर हो जाता है, यहाँ पर जो भी कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वो सारा रप्चर होके बाहर आ जाता है और ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ठीक है, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोला जाता है। जैसे ये नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में ब्लॉकेज नहीं है, और उसके सामने ये ब्लॉकेज जो है वो बढ़ता जाता है। ये ब्लॉकेज होने की पॉसिबिलिटी जैसे जैसे एज बढ़ती है, बढ़ता जाता है, एज के हिसाब से बढ़ता है। आपका वेट, मतलब आपके बॉडी में फैट परसेंटेज कितने हैं, उस हिसाब से भी वहां पर जो चेंजेस है वो आते हैं। और इसीलिए आपके वेलनेस कोच जब आपके बॉडी में फैट परसेंटेज होता है, वो शो होता है जब, तब आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि अगर हमारा बॉडी थीन थीन है, या फिर हम ओवरवेट नहीं है, बट यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि हमारे बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है। अगर थीन है तो हमारे बॉडी में फैट नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम ओबेस नहीं है, हम हमारा वेट आइडियल है, तो हमारे बॉडी में फैट नहीं है या कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ऐसा हम एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो थीन थे, पतले थे, फिर भी उनको हार्ट अटैक्स आया हुए हैं। छोटी उम्र के लोगों को भी आया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी एज कम है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ चेक करने की या उसकी जरूरत नहीं है, आपके फैमिली में कोई ऐसा है या आपका लड़का ऐसा है जो ऐसा सोच रहा है, या आई एम नाउ 25 या आई एम जस्ट 30, राइट, उसको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ 30 का हूँ या 25 का हूँ, आई डोंट नीड, मुझे जरूरत नहीं, तो उनको समझाना जरूरी है कि एवरीबॉडी नीड्स, सबको जरूरत है उनके बॉडी का ख्याल रखने की। बिकॉज कि सबके बॉडी में ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो रहता ही है। और ये इनर लेयर जो है वो रप्चर होने का रीजन जो है हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन है, एंड हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का बढ़ता हुआ लेवल। ये दोनों चीजें ऐसी है जो एज के साथ साथ कम होती जाती है। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, उसका प्रोडक्शन जो है वो एज के साथ साथ कम होता जाता है, और ट्राइग्लिसराइड का डिवीजन, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म भी एज के साथ साथ कम होता है। तो अगर हम यंग है तो हमारे पास डाइजेशन कैपेबिलिटी है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी में कम होने की वजह से ये जो इनर लेयर जो है वो रप्चर हो जाता है, और जिसकी वजह से यंग एज में भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़े हुए हैं। वर्कआउट करते करते भी हार्ट अटैक आए हुए हमने देखे हुए हैं। ठीक है, तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जहां पर हमारा ब्लड जो सर्कुलेट होता है, और ये जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन को कैरी करके जाता है, एंड ये कम जाने की वजह से या डैमेज होने की वजह से इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन जो है वो नहीं जा पाता अ, हमारे डिफरेंट ऑर्गन तक, हार्ट तक पर्टिकुलरली, जिसकी वजह से प्लेक जमा होता है, और जो आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करने के लिए इनफ है। ठीक है, और जिसकी वजह से ब्लॉकेज क्रिएट होता है, और ब्लॉकेज क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो पर बढ़ जाते हैं। तो हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी बोला जाता है, जिसके अंदर कार्डियक इन्फेक्शन जो रहता है, जो हमारे कोरोनरी आर्टरीज रहती है जो ब्लड कैरी कर जाती है, वो रप्चर होने की वजह से वहां पर આપણે એમ કહેવાય કે ગંઠાઈ જાય, જેમ કંઈક વાગે છે આપણને એના ઉપર કેવું આપણું લોહી ગંઠાઈ જાય છે। ठीक है, वो होने की पॉसिबिलिटी, जिसको थ्रोम्बोसिस भी बोला जाता है, भिंगड़ू वड़िया આપણે, राइट। तो ये थ्रोम्बोसिस बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो रहता है
वो डैमेज हो जाता है, इंटरप्शन वहां पर होता है, एंड जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने की पॉसिबिलिटी जो है वो वहां पर बढ़ जाती है। एंड जब ये बढ़ जाती है तो सडनली नैरो हो जाती है, जो हमारी आर्टरीज रहती है वो नैरो हो जाती है, एंड इसकी वजह से अटैक आने के चांसेस जो है वहां पर बढ़ जाते हैं। ठीक है। फिफ्थ जो है वो क्या होता है, हार्ट फेलियर होता है, जिसको इस्चीमिया भी बोला जाता है। और यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, जहां पर अपना हार्ट जो है उसके मसल्स जो है वो इनफ स्ट्रांग नहीं होने की वजह से ब्लड अच्छे से पंप नहीं कर पाते। या तो फिर राइट वेंट्रिकल, राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर, दो चैम्बर्स हमारे हार्ट में रहती है, दोनों में से किसी एक का भी मसल्स जो है वो अच्छे से पंपिंग नहीं कर पाने की वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। कई कबार ये भी देखा गया है कि दोनों इकट्ठा जो है उसकी कैपेबिलिटी जो है, हार्ट को फ्लो करने की कैपेबिलिटी, वो छोड़ देते हैं, और जहां पर हार्ट फेल हो जाता है। बहुत सारी बार हमने सुना कि हार्ट बेसिग्यू, हृदय बेसिग्यू है ना, तो वो होता है हार्ट फेलियर, जहां पर हमारा हार्ट जो है वो फेल हो जाता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। ठीक है। वो प्रेशर जनरेट नहीं कर पाता ताकि ब्लड जो है पूरे ऑर्गन में प्रोसीड हो पाए। और ये किसी डिजीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हार्ट फेल होने के चांसेस जो है वहां पर बढ़ जाते हैं। लंबे अरसे तक बढ़ा हुआ प्रेशर, हाई प्रेशर अगर लंबे अरसे तक रहा तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि हमारा हार्ट जो है वो फेल हो सकता है, उसके मसल्स जो है वो हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हार्ट फेल होने में हाई ब्लड प्रेशर और कोई डिजीज भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। फिर यहाँ पर कार्डियो माइथोपैथी है। ये कार्डियो मायोपैथी जो है, जिसके अंदर ये होता है कि हम, जैसे मैंने इनर वॉल, मिडल वॉल और आउटर वॉल, जहां हमने ट्रेकिकार्डिया और उसके बारे में हमने सुना। ठीक है। तो ये जो लेयर है जहां पर ये नॉर्मल जो हार्ट बीट रहता है उसका एक नमूना यहाँ पर नॉर्मल तरीके से बताया गया है। लेकिन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, जो लेफ्ट साइड रहता है वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छे से डिफरेंट ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर राइट जो चैम्बर्स रहती है वो बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से लंग्स तक जो ब्लड पहुंचता है वो कम जाता है, और जो लेफ्ट पार्ट है वो छोटा छोटा होता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड कम आने की वजह से। तो ये कार्डियोमायोपैथी है जहां पर जो चैम्बर्स है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स होता है, जहां पर जो मैंने वाल्स जैसे आपके साथ शेयर किए, वो नॉर्मल वाल ऐसा होता है जहां पर वो क्लोज हो जाने पर ब्लड का फ्लो अंदर या बाहर नहीं जा सकता। वो क्लोज मतलब टोटली क्लोज हो जाए। लेकिन कई बार ये वाल डैमेज हो जाता है और डॉक्टर्स बताते हैं कि वी हैव टू रिप्लेस वाल। ठीक है। तो ये वाल जो है ये रप्चर हो जाने की वजह से जो ब्लड आगे गया हुआ है वो वापिस आता है। जैसे राइट राइट हैंड साइड से जो ब्लड लंग्स की ओर जाता है, और वहां पर अगर ये वाल डैमेज हुआ है तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में जाने से पहले वापिस आ जाता है। ठीक है। और वेंट्रिकल्स में से हार्ट लंग्स में जा रहा है तो वो वापिस से वेंट्रिकल्स में आ सकता है, बिकॉज की वाल जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, टूट चुका है, जिसकी वजह। ठीक है। और उसकी वजह से पूरे बॉडी में फिर से जो सप्लाई रहता है ब्लड का वो इनफ अमाउंट में नहीं होता। ठीक है। तो ये वाल का एक प्रॉब्लम जो है हमने बहुत सारी बार सुना है लोगों से। ठीक है। तो वाल का ये इश्यूज
प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकते हैं। फिर कार्डियक अरिथमिया, जैसे मैंने आपने बताया कि इलेक्ट्रिक सिग्नल की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकता है। फिर कार्डियोमायोपैथी, जहाँ पर ये वॉल जो है वो थिक हो जाती है, लेफ्ट की या राइट की, तो ये कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। फिर जो लोअर पार्ट है, पेरिकार्डियम जो है, वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाने की वजह से हार्ट पेन और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको पेरिकार्डिटिस कहा जाता है, जहां पर सूजन आ जाने की वजह से ब्रीदिंग इश्यू एंड ब्लड पंपिंग बहुत कम होता है। तो ये एक डिजीज भी है। हार्ट फेलियर के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में भी मैंने डिटेल में आप सबके साथ शेयर किया। ठीक है, तो ये हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहला देखा जाए कि हार्ट डिजीज होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे हार्ट इश्यूज है या मुझे दिक्कत है कुछ। ठीक है, तो सबसे पहला नॉर्मल जो चेंज हमें देखने को मिलता है वो हमारी चेस्ट पेन, मतलब हमारे चेस्ट में नॉर्मल से हाई पेन होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो कौन सी जगह पर? मोस्ट प्रोबेबली जब हमारे लेफ्ट चेस्ट में पेन होता है तो ये हो सकता है कि ये इट्स ड्यू टू द हार्ट इश्यूज, जिसको हमने एंजाइना भी बताया। ठीक है, तो चेस्ट पेन अगर होता है पर्टिकुलरली लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको ये पेन हो रहा है तो आपको समझना है कि ये उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी बार राइट बैक, ठीक है, हमारा हार्ट लेफ्ट में है तो उसका इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा ये पार्ट जो है पूरा पेन करता है, ज्यादा पेन करता है विदाउट एनी रीजन। अगर आपको सोने में आया हो या कहीं चोट लगी हो, या किसी एक ही साइड, मतलब अपने राइट साइड ज्यादा सोया जिसकी वजह से ये पेन करे, दैट इज ऑल द डिफरेंट थिंग्स। ओके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर भी नेचुरली आपका राइट जो बैक है वो ज्यादा पेन कर रहा है, दैट ऑल्सो शोज द ये का हार्ट रिलेटेड इश्यूज होने की पॉसिबिलिटी वहां पर हो सकती है। ठीक है, या फिर आपका पल्पिटेशन बढ़ जाता है कई कबार, समटाइम्स आपको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, या फिर आपका सांस लेने में आपको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, कि आपको ऑक्सीजन जो है वो इनफ अमाउंट में नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी वहां पर बढ़ जाती है। सेकंड जो है angina कैन ट्रिगर बाय स्ट्रेस। जो चेस्ट पेन है हमारा, वो अगर हमने हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ है इसकी वजह से भी हो सकता है, एंड फिजिकल एक्टिविटी अगर हमने ज्यादा की, कई बार होता है कि न्यू ईयर जब आएगा तो लोग डिसीजन लेंगे कि मैं अपनी हेल्थ के लिए कुछ करूंगा, या डॉक्टर ने कुछ बता दिया तो वो डिसीजन लेंगे मैं कुछ करूंगा, सेकंड डे से या उसी दिन से 10,000 स्टेप्स चलने लगते हैं, जब जो अभी तक कुछ नहीं किया वो सडनली हाई फिजिकल एक्टिविटी के ओर जाते हैं, तब ये चेस्ट पेन होने की पॉसिबिलिटी वहां पर बढ़ जाती है। तो ये समझना है कि प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पररी भी हो सकता है, सिचुएशनल भी होता है। ठीक है, तो कौन सी सिचुएशन में है वो हमें समझना जरूरी है। तो वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं, अगर फिजिकल एक्टिविटी या स्ट्रेस की वजह से अगर आपके चेस्ट में पेन हो रहा है तो इट्स नॉट ड्यू टू द एनी, इट्स नॉट शोज द एनी काइंड ऑफ हार्ट डिजीज, हार्ट के डिजीज को शो नहीं कर। ठीक, फिर जब हार्ट अटैक आता है उसके रिजल्ट में भी जो पेन है वो रहता है। ठीक है, हाँ, जो हार्ट अटैक से उसका जो सिग्नल्स है या फिर उसके सिम्टम्स में भी एंजाइना जैसे, मतलब चेस्ट पेन वगैरह रहना, ये होता है उस दौरान। ठीक है, सांसें फूलने लगती है उस दौरान, तो ये हार्ट अटैक्स में भी ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कई कबार इनडाइजेशन की वजह से भी हार्ट पर प्रेशर आता है। जो अ, हमारी तीन प्रकृतियां रहते हैं, वात पित्त एंड कफ, तो वात प्रकृति जब बढ़ती है हार्ट पर प्रेशर आता है, और उसकी वजह से भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकता है। फिर जलन सी होती है राइट हैंड साइड ही, या फिर मिडल ऑफ द राइट
ठीक है, तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है जब हमारे हार्ट के यहाँ पर बर्निंग होता है और ये पूरा बीच में नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा बर्निंग हो रहा है, देन इट शोज दैट के हमें हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, हमारे स्टमक्स में अगर बर्निंग हो रही है तो भी हमें समझना है कि ये हो सकता है। और हमारी चेस्ट अगर हमें हैवी फील हो रही हो, है ना, चेस्ट में जलन सी हो रही हो या पेन हो रहा हो, तो ये सारे सिम्टम्स है, ये बताते हैं कि हमें हार्ट के रिलेटेड जो रिपोर्ट है या डॉक्टर को कंसल्टेशन करना है या कुछ भी हमें स्टेप्स जो है वो लेना बहुत जरूरी है। ओके, और बहुत सारी बार हमने ये देखा हुआ है कि जो पेन है वो घूमता रहता है, चेस्ट से लेके आर्म से लेके नेक में भी जाता है और हमारे बैक में रहता है। ठीक है, तो ये घूमता हुआ दर्द भी कई कबार ये हार्ट का इश्यूज जो है वो शो करता है। ठीक है, फिर लेजीनेस आ जाती है, डेजीनेस, सेडेशन जैसा रहता है क्योंकि ऑक्सीजन इनफ नहीं पहुंचने की वजह से हम कंफ्यूज रहते हैं, या फिर स्वेटिंग ज्यादा हो जाती है, नोशिया वॉमिटिंग का भी इश्यू जो है वो वहां पर रहता है। तो अगर ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही, ये सारे सिम्टम्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको भी ऐसे कोई भी सिम्टम्स रेगुलर बेसिस पर शो हो रहे हैं, नॉट इन अ सिंगल डे या फिर कभी कभार हुआ तो नहीं, लेकिन एवरी सिंगल डे अगर आपको ये सिम्टम्स जो फील हो रहे हैं, देन यू हैव टू चेक, है ना, आपको चेक करना है और डॉक्टर को दिखाना है और वहां पर डॉक्टर का गाइडेंस जो है वो डेफिनेटली फॉलो करना है। ठीक है, ओके। फिर उसके साथ साथ कुछ डिजीजेज है, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की probability वहां पर बढ़ जाती है, जहां पर स्वेटिंग्स, पसीना बहुत ज्यादा, अगर आप एक्सेप्ट कर लो जब मेनोपॉज में फीमेल्स होती है और वहां पर हॉट फ्लैशेस होते हैं, उसके अलावा वो सिचुएशन नहीं है हॉट फ्लैशेस की। और उसके अलावा अगर आप एसी में बैठो या वैसे ही नॉर्मल कंडीशन में आपको पसीना ज्यादा हो रहा है, अगर उसको उसकी टेंडेंसी नहीं या ओबेज नहीं है, तो ये स्वेटिंग्स जो है ये शो करता है कि हार्ट में कुछ ना कुछ डिजीजेस होने की पॉसिबिलिटी लगती है। थकान जो है वो एक हद से ज्यादा लगती है ना, फटिगनेस जो है वो बढ़ जाती है, या फिर हार्ट बीट आपके फास्ट होते हैं या ब्रीदिंग इश्यूज होता है, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस। ठीक है, फिर ब्लू टिंट टू द स्किन, ब्लू टिंट हमारी टू द स्किन मतलब ये रहता है कि हमारी स्किन जो है वो ब्लूइश हो जाती है, वहां पर जो वेन्स रहती है वो ब्लूइश हो जाती है। मैं भूरी नहीं बता रहा जो हमारे पैरों में कई कबार इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, वो नहीं, लेकिन ये ब्लूइश जैसा हो जाता है जो शोज करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड रहता है, तो रेडिश से थोड़ा लाइट ब्लूइश तक जाता है। अगर वैसी वेन्स आपको शो हो रही है तो वो शो कर रहा है हार्ट इश्यूज। फिर क्यूब्ड फिंगर नेल, मतलब हमारा नेल का पार्ट जो है वो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, नेल से ज्यादा फूला हुआ ये फिंगर का पार्ट रहता है। अगर ये कंडीशंस है तो ये सिम्टम्स है सारे जो हमें शो करते हैं, तो है ना, जैसे मैंने बताया कि 13 प्लस 10 ईयर्स से प्लस ये पता चलता है जब जो कॉग्निटिव हार्ट डिजीज रहता है, तो ये डेवलप्ड उस टाइम होने की पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर 13 क्रॉस कर दिया कुछ नहीं हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स नहीं है। और ये हार्ट डिजीज होने के रीजंस कौन कौन से हैं, तो हमने सिम्टम्स के बारे में जाना, डिजीज, सबसे पहला डिजीज क्या क्या रोग होते हैं हार्ट के उसके बारे में जाना, दूसरा उसके सिम्टम्स क्या क्या सिम्टम्स है अगर तो उसको हार्ट डिजीज बताया जा सकता है, और तीसरा हम जानने वाले हैं कॉजेस, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हो सकता है। अगर हमने उसको अवॉइड कर दिया, मतलब समझ लीजिए कि किसी को बाहर
धूल में जाता है, डस्ट में जाता है, तो डस्ट की एलर्जी है या डस्ट में जाने से उसको प्रॉब्लम्स होते हैं या स्किन रैशेस होता है, तो अगर वो उसका रीजन उसको पता चल गया कि रैशेस होने का रीजन क्या है, डस्ट, अगर वो उसको अवॉइड करेगा या फिर प्रिकॉशन रखेगा तो डस्ट की एलर्जी नहीं होगी। ठीक है, बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले, ऐसा करके। तो जब तक हमें कॉजेस नहीं पता होंगे, रीजंस पता नहीं होंगे, हम हार्ट डिजीज को अवॉइड करना तो बिट डिफिकल्ट। तो यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हो सकती है। तो हार्ट डिजीज इज केस्ड बाय डैमेज ऑल पार्ट्स ऑफ द हार्ट। हार्ट का जब पार्ट डैमेज होता है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होता है, और ज्यादातर कोरोनरी जो आर्टरीज रहती है वो ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो अच्छे से नहीं कर पाती है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो अच्छे से नहीं जाने की वजह से हार्ट जो है वो डैमेज होता है। इट्स ऑल अबाउट हार्ट। तो ये वर्कशॉप हार्ट का, इसलिए मैं हार्ट के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन अगर हमारे बॉडी में इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, तो जैसे ये हार्ट जो है वो डैमेज हो रहा है, उसी तरीके से हमारे लंग्स है, हमारे किडनी है, हमारा इंटेस्टाइन है, हमारा स्टमक है, तो ये सारा जो है वो डैमेज होने की पॉसिबिलिटी जो है वो 110% बढ़ जाए, 110% बढ़ जाए। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है कि जब डैमेज होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी, है ना, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन किसी की भी डेफिशिएंसी होती है, तो ये बॉडी के इनर ऑर्गन को डैमेज डेफिनेटली करती है। ठीक है, जो हाइपरट्रोपिया कार्डियो मायोपैथी है वो जेनेटिक भी हो सकती है, और जेनेटिकल रीजन की वजह से भी हार्ट प्रॉब्लम जो है वो होने की पॉसिबिलिटी जो है वो वहां पर बढ़ जाती है। उसके अलावा कौन कौन से रीजंस है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल। हाई ब्लड प्रेशर जिसको है उसको बहुत ख्याल रखना है कि वो ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल में रखे, नहीं वरना आगे जैसे मैंने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा लंबे अरसे तक रहता है तो वो वेन में को ब्रस्ट कर देता है। ठीक है, उसी तरीके से आपके बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉर्डर लाइन से ज्यादा है, ठीक है, तो भी ये सिचुएशन हो सकती है। जैसे मैंने बताया वो इनर जो वॉल रहती है वो रप्चर होके वहां से कोलेस्ट्रॉल बाहर आ जाता है और वो ब्लैक जो है वो इकट्ठा कर। बहुत सारी बार जब पतले लोग होते हैं और उनको प्रॉब्लम्स होता है, तो उन्होंने 2-3 महीने पहले या 6 महीने पहले रिपोर्ट निकलवा है और कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है, लेकिन हमारी जो वेन होती है उसका इनर लेयर जो है वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल भी हार्ट जो आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, हमारी ब्लड वेन्स, उसके अंदर जाके वहां पर चॉकअप कर देता है। तो हमारी इनर हेल्थ जो है, जो हमारी वेन की हेल्थ है, उसको भी ख्याल में रखना बहुत 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 जरूरी है। फिर स्मोकिंग की वजह से, जैसे हमने देखा कि स्मोकिंग की वजह से वो इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट करता है। कैसे कि जो स्मोक का धुआं है वो लंग्स में जाता है, लंग्स को डैमेज करता है, और जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर इनफ अमाउंट में सप्लाई नहीं हो पाता, और उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर ओबेसिटी, ओवरवेट, जैसे मैंने बताया, ओवरवेट एंड ओबेसिटी में क्या होता है, जो फैट होती है वो वेन्स पर प्रेशर डालती है, जो वेन्स ब्लड को कैरी करके जाती है, उस पर एक्स्ट्रा फैट आने की वजह से उसका पाथ जो है वो नैरो हो जाता है, और ये पाथ नैरो हो जाने की वजह से ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है और हार्ट प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटी वहां पर बढ़ जाती है। डायबिटीज, डायबिटीज में शुगर जो पेन इंसुलिन जनरेट करता है वो पेनक्रियास, और उसके लिए जो दवाइयाँ हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं वो डेफिनेटली हार्ट पर इफेक्ट करती है, और हार्ट डिजीज होने की पॉसिबिलिटी वहां पर बढ़ जाती है। फिर फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द रीजन कि हार्ट प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो थिंक अबाउट, सोचिए आप अपने फैमिली में अपने दादा को, मामा अपनी मदर को, या अपने परदादा को कभी कभी भी हार्ट का प्रॉब्लम था, अगर था, तो डेफिनेटली यू नीड टू टेक केयर, आपको टेक केयर करने की जरूरत है अभी से ही। ओके, बिकॉज कि जब आएगा तब तो करना ही करना है। ठीक है, तो ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फिर डाइट, अगर जंक फूड का इंटेक हमारा ज्यादा है, या समझ लीजिए वीक में 1 से 2 बार आप
बाहर का जंक फूड या मैदा वाला खाना और वो सारी चीजें का इस्तेमाल जो है ज्यादा कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट्स अ रीजन फॉर कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक डिजीज। ओके, ये भी हो सकता है। और एज हमारी जब जब बढ़ती है तब तो डेफिनेटली हार्ट रिलेटेड इश्यूज बढ़ते हैं, लेकिन अगर हमने ख्याल रखा तो उसमें से भी हमें बहुत सारा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। फिर बहुत सारी बार प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल या थायराइड होता है, तो उस वहां पर भी वो डिजीज होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स जो है वो वहां पर बढ़ जाए। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, मैंने इसीलिए ये छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, बिकॉज की ट्रीटमेंट इज नॉट अवर हैंड। ये ट्रीटमेंट जो है, ये सारे जो मैंने डिजीज सबके बताए, उसका ट्रीटमेंट जो है वो हमारे हाथों में नहीं होता। उसके लिए डेफिनेटली आपको डॉक्टर का कंसल्ट करना रहेगा। लेकिन एज अ फार्मासिस्ट मैं आपको यहाँ पर ये डेफिनेटली बता सकता हूँ कि वहां पर आपको खून पतला करने की जो दवाइयाँ रहती है वो आपको सजेस्ट करते हैं। और बीटा ब्लॉकर्स जो रहते हैं, एईसी चेन इनहिबिटर रहता है, तो एंजियोटेंशन जो इनहिबिटर रहता है, जो हार्ट पर जो स्ट्रेस लेवल रहता है उसको रिड्यूस करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ रहती है, वो सारी दवाइयाँ जो है आपको डेफिनेटली डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से, को लिख के देंगे और वो दवाइयाँ लेनी रहेगी। अगर किसी को हार्ट अटैक है या होल इन द हार्ट है, तो वो कंडीशन के अंदर डेफिनेटली सर्जरी इज द मस्ट। सर्जरी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, और वो जो हिसाब से सर्जरी में स्टेंट रखने की बात करें, या पेसमेकर रखने की बात करें, या फिर बलून रखने की बात हो सकती है, या फिर बाईपास करने की बात हो सकती है, तो वो सारा जो है वो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली ही हमें वहां पर फॉलो करना रहता है। लेकिन 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 हमारे हाथ में क्या है, ये ट्रीटमेंट एंड सर्जरी वगैरह हमारे हाथ में डेफिनेटली नहीं है, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे हाथ में क्या हो सकता है, हमारे हाथ में प्रिवेंशन हो सकता है ना। प्रिवेंशन डेफिनेटली हमारे हाथ में हो सकता है, हम किसी भी चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, और वो हार्ट डिसीज ही क्यों ना हो, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज है जो बाय बर्थ है या जेनेटिकली है ना, होल इन द हार्ट हो गया, या फिर जैसे मैंने बताया कि पंपिंग अच्छे से नहीं कर पाता, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता, है ना। तो वो कंडीशन के अंदर डेफिनेटली ये प्रिवेंशन जो है वो उसको सर्टेन टाइम पे रोक सकता है, लेकिन ये बेनिफिट नहीं मिल पाता हम। ठीक है, प्रिवेंशन नहीं मिल पाता। तो प्रिवेंशन के लिए हमें खाने में भी डेफिनेटली काम करना पड़ेगा और वर्क करना पड़ेगा, है ना। अगर हमने खाने में ख्याल रखा, अच्छे से खाना खाया, तो खाने में हमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए या रखना चाहिए। तो लो फैट वाला खाना, जैसे हम जानते हैं बहुत सारे लोग के ऑयल वगैरह जो है वो वहां पर हम कम करना चाहिए रूटीन में भी। अगर किसी को हार्ट डिजीज है नहीं है, दैट्स द डिफरेंट मैटर, लेकिन जो ऑयली खाना है वो हमें डेफिनेटली कम करना है। फैट वाला जो खाना है वो कम करना है, और साथ साथ में फाइबर का जो इंटेक है वो वहां पर हमें बढ़ाना है ना। फाइबर इंटेक्स बढ़ाने हैं। फ्रूट वेजिटेबल्स का इंटेक इसीलिए बढ़ाना है क्योंकि उसमें अल्फा लिपोइक एसिड आता है, और वो डेफिनेटली हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत यूजफुल है या हमें हेल्प करता है। फिर होल ग्रेन, पूरा होल ग्रेन जो है वो हमें लेना है, वो भी हमें हेल्प करता है। फिर ओमेगा 3 जो है उसका इंटेक जो है अगर हमने इंक्रीज किया या बढ़ाया तो डेफिनेटली वो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें हेल्प करता है। शुगर का इंटेक जो है, सॉल्ट का इंटेक जो है वो हमें कम करना चाहिए हमारे डाइट के अंदर, खाने में, ताकि हमारी हार्ट की हेल्थ को हम अच्छा डेफिनेटली कर सकें। ठीक है, और उसके साथ साथ जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें अनसैचुरेटेड फैट है या पॉली अनसैचुरेटेड फैट है या ट्राइग्लिसराइड है, उसका उसको देख के हमें ख्याल रख के करना है, ताकि हम डेफिनेटली
अपने हार्ट को हेल्दी कर पाए। तो उसके साथ साथ दूसरा दूसरा क्या करना है हमें, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है या फिर उनका बीएमआई ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी हमें स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। और एक अच्छी हेल्थ के लिए अगर हमारे कोच जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से अगर हमने फॉलो किया तो डेफिनेटली हम प्रिवेंट जो है वो 100% कर सकते हैं। अगर कोई स्मोक कर रहा है या फिर उनको ड्रिंकिंग हैबिट्स है, ठीक है, तो उनको ये हार्ट प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटी जो है वो वहां पर बढ़ जाती है। तो जो स्मोकिंग कर रहा है या तो फिर अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है ना, तो उनको ये समझना जरूरी है कि उनकी हार्ट की उनको टेक केयर करने की जरूरत है अभी से ही, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, हार्ट के प्रॉब्लम, उसके लिए उसको उनको अभी से ही टेक केयर करने की जरूरत है, ठीक है। और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, डायबिटीज को कंट्रोल करना है। डायबिटीज नॉर्मल रेंज में रहे उसके लिए दवाइयाँ, फिर उनके लिए जैसे ही आपके कोच बताते हैं स्टेप बाय स्टेप हमें ये सोचना है कि किस तरीके से हम ब्लड को रिवर्स कर सके या फिर डायबिटीज रिवर्स कर सके। वो सारे स्टेप्स जो है अगर हमने फॉलो किए तो डेफिनेटली हार्ट का प्रॉब्लम्स में से हम बाहर आ सकते हैं, ठीक है। और ये सारे स्टेप्स अगर हमने फॉलो किए तो डेफिनेटली हम जो है हार्ट के प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जिन्होंने प्रिवेंट किया हुआ है अपने हार्ट को, हमारे ये कम्युनिटी के साथ जुड़ के, हमारे ये टीआरएम फैमिली के साथ जुड़ के। ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको बहुत ही अच्छी हेल्थ मिली है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले पूछा था कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम था और अभी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो विलिंगली अपना एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हो। हम डेफिनेटली आपकी जर्नी सुनेंगे और जिससे यहाँ पर जुड़े हुए जो भी नए लोग रहेंगे उनको एक ये रहेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। हमारे साथ नटवर लाल जी है जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। जस्ट नटवर लाल जी बताइए, आप ગુડ મોર્નિંગ अनम्यूट कर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए सर। સર આજથી મને 2 વર્ષ પહેલા જ્યારે રૂરલ લાઈફમાં જોઈન્ટ છે ટીઆરએમમાં એ પહેલા કોરોના પહેલા કોરોના પછી મને એટેક આવી ગયેલો। ओके 3 નળી બ્લોક હતી, એક દવાથી ખુલી ગઈ ને 2 સ્ટેન્ડ મૂકવું પડ્યું હતું। ओके ત્યારબાદ હું પહેલા તો પલંગમાંથી ઊભો થઈ શકતો જ નહોતો। મારી તબિયત બરાબર બગડેલી જ હતી કારણ કે હાથની તકલીફ થઈ જેવી અને કરોડરજ્જુની તકલીફ હતી। મોર્નિંગમાં સવારે કોઈ પથારીમાંથી મને ઊભો કરે તો થઈ શકતો ઊભો હું। ત્યારબાદ તો પછી મેં ફ્યુઅલ ચાલુ કર્યું મારા બેબીના કહેવાથી। અત્યારે લગભગ હું 5-1 કિલોમીટર ચાલી શકું છું। શ્વાસ મારો બંધ થઈ ગયો ચડતો તો એ। ओके ग्रेट। હવે क्या बात है। વચ્ચે વરસાદ પહેલા મને એક તો પ્રોબ્લેમ થયો હતો કે વરસાદના હિસાબે હું ચાલવા જઈ શકતો નહોતો। हाँ जी। અઠવાડિયે 10 દિવસ ચાલ્યો નહીં। અત્યારે હાલ हाँ મારા પગ પકડાઈ ગયા છે, આમ ઘરની બહાર નથી નીકળી શકતો પાછો। ओके ओके। વોકિંગ બંધ થઈ ગયું છે મારું। हाँ એનો ઉપાય ખરો કોઈ? हाँ, आपके कोच से बातचीत करो, वो डेफिनेटली बताएंगे। आपने पहले भी किया हुआ है। तो जब हम घर में ही बैठे रहते हैं तो कई बार हमारे मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, मसल का स्टिफनेस आ जाता है, ठीक सर है। पहला तो मैं तो 2 साल से बिल्कुल नहीं चल सकता था। धीरे हाँ धीरे चलना चालू किया, 1-1.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, किलोमीटर, ओके, ऐसे करके मैं 7 किलोमीटर चलने लगा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बारिश में तकलीफ हुई ना तो मैंने बंद किया। ओके मैंने हमारे कोच को बताया था हाँ तुम्हें वजन घटाना नहीं है तो तुम कम चलो तो चलेगा, ऐसा बोला इसने। हाँ हाँ तो हाँ बाद में बारिश आ गई, हाँ। तो इसलिए फिर चलना से बंद हो शुरू गया। कर देना है, नॉट एन इश्यू। फिर से आप कर सकते हो, है ना, कोई बात नहीं, कोई ऐसी Yes, दिक्कत नहीं है। आप निकलोगे वॉकिंग के लिए तो 110% आप वॉक भी कर पाओगे yes, sir. और आपका रिजल्ट भी डेफिनेटली वहां से इम्प्रूव भी होगा, अच्छा है ना, आप कर पाओगे। सिर्फ हमें ऐसा निकलने की जरूरत है। एक बार क्या होता है हमारा माइंड बैठ जाता है ना तो फिर से उसको शुरू करने के लिए हमें टाइम लगता है, लेकिन अगर हमने ऐसे क्विक कर दिया तो ऐसे डेफिनेटली तो होगा। सुबह में मैं ट्राई करता हूँ। सुबह में थोड़ा थोड़ा वॉकिंग
कंपाउंड में घूमता हूँ, बाहर थोड़ा थोड़ा घूमता हूँ। बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत बढ़िया। पहले भी ऐसा ही करके मैं चालू किया था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अभी कोई बहुत अच्छा दिक्कत तो लगा। नहीं है। हाँ, आपकी इसी एज कितनी है नटवर जी? मेरी 73 चल रही है अभी। ओ माय गॉड, 73 की एज में 7 किलोमीटर रनिंग कर पा रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनका रिजल्ट है। तो सोचिए, अगर 73 की एज में इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, तो हमें अगर ये प्रिवेंशन की ओर हम गए, ध्यान रखा, तो डेफिनेटली हमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वो मिल सकता सर है। राइट, ऐसे तो मैं सब सप्लीमेंट्री लेता हूँ। ग्रेट ग्रेट। नाइट वर्क तो लगभग मैं 15-17 महीना से लेता हूँ, बहुत बढ़िया कंटिन्यूस नटवर लेता हूँ। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा नटवर जी आपसे बातचीत करके, और आपने थैंक यू अपना सर। हेल्थ रिजल्ट यहाँ पर शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और थैंक यू। ऐसे ही रिजल्ट जो है हमें पाने के लिए हमारे ऐसे वर्कशॉप को अटेंड करते रहना है, और हमारे फैमिली वालों को अटेंड करवाते रहना है, ताकि हम भी हेल्दी हो और साथ साथ में अपना फैमिली भी इसके साथ साथ हेल्दी रहे। राइट। तो कल का जो मॉर्निंग का सेशंस रहेगा हमारा हैप्पी हार्मोन पर, कल मॉर्निंग सेशंस है। तो अगर जो कोई भी फर्स्ट टाइमर्स है, आपके कोच जो भी जिसने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया, उनसे बातचीत करके कल मॉर्निंग का जो सेशन है वो आपको अटेंड करना है, और उनको आपको बातचीत करके अपनी हेल्थ के लिए जो जो भी वो बताए, जो भी गाइडेंस दे, उस हिसाब से आपको फॉलो करना रहेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।